एक गांव में एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जिन्हें देखकर सारे गांव वाले डर से भाग जाते थे और सारे गांव वाले उसे पवनताई के नाम से बुलाते थे। और जब भी गांव वालों को पैसों की जरूरत होती थी तो पवनताई उन सभी को ब्याज पर पैसा देती थी, मगर गांव वाले टाइम पर पैसा उसे नहीं देते, इसीलिए खुद ही सभी की घरों में जाकर डरा धमका के पैसे मांगती थी। और यह इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उनसे नजर मिलाने की इन सब की हिम्मत नहीं होती थी। और उनके घर में उसकी बेटी और उसकी पोता रहते और उनके 2 लड़के भी थे, मगर वह सब अब घर में नहीं रहते हैं, वह सब बाहर में ही रहते हैं। अब पवनताई की वजह से पूरे गाँव वाले डर में जीते और सभी गाँव वाले भगवान से यह दुआ करते थे कब यह पवनताई मर जाए। तभी अचानक एक दिन पवनताई की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही गांव वालों को यह पता चला कि अब पवनताई की तबीयत बहुत ही खराब है और वह कभी भी मर सकती है, तो तुरंत उसके घर उसको देखने चले जाते हैं। मगर यह लोग उसको देख के उदास नहीं थे, बल्कि यह सब बहुत ही खुश थे और यह सबको इंतजार था कि यह कब मारे। मगर पवनताई मरने के नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि अपने हाथों को सिर्फ हिला रही थी, मानव की इन सबको कुछ बतानी चाह रही हो, मगर यह सब कुछ समझ नहीं पाते और उसको देखने उसके तीनों बेटे भी वहाँ आ जाते हैं और यह सब उनके मरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इन सबको इसके मरने के बाद ही उनकी जायदाद मिल सकती है। तभी कुछ ही घंटे बाद एक सुनहार उसे देखने आता है और पवनताई को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब पवनताई मरते मरते अपने बच्चों को कुछ बताना चाहती थी, मगर यह लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्या बताना चाह रही है। इसीलिए एक आदमी को बुलाते हैं जो हाथों की लकीरें को देखते ही वह सारा कुछ जान जाता था। और जैसे ही पवनताई की हाथों की लकीरों को देखा है तो उसे पता चल जाता है कि यह 3 दिनों में मरने वाली है। और गांव वाले यह बात सुनते ही और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद एक सुनहार पवनताई को देखने वहाँ पहुँच जाता है और पवनताई को ऐसे हालत में देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। और जैसे ही घर जा रहा था तो मक्खन की नजर उस पर पड़ जाती और वह गाँव में नया था, इसीलिए उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। तो यह बताता है कि मैं एक सुनहार हूँ और यह बुढ़िया 8 सालों से मेरी दुकान से सोना खरीद के जमा कर रही है और पिछले हफ्ते ही इसने 160 तोला सोना एक साथ खरीद के ले आई है। यह सुनकर यह सब शोक में पड़ जाते हैं, मगर फिर भी यह सब कोई यकीन नहीं होता है, इसलिए यह सुनहार लिस्ट में दिखाने लगता है कि यह इतने दिन से सोना खरीद रही थी, जिससे इन सबको यकीन हो जाता है। और इससे पूछते हैं कि यह सब सोना उसने कहाँ रखा है, मगर यह आदमी इन सबको बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। और यह सब सोच ही रहे थे कि उतना सारा सोना हमारी माँ ने कहाँ छुपाई होगी। तभी वहाँ पर उस बुढ़िया का दामाद भी वहाँ पहुँच जाता है और यह भी अपनी सासू माँ के मरने पर बहुत ही खुश, मगर यह लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब इसे पता चल गया कि हमारी माँ ने इतने सारे सोने खरीद के छुपाया है, तो यह सारा सोना अकेले ही हड़प। अब इन सबका जीजा भी वहाँ पहुँच चुका था, जिससे मक्खन इन सबको बताता है कि यह बात बिल्कुल भी उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने 160 तोला गहना खरीदी है, और अगर उसे पता चल गया तो वह सारा गहना उसी का ही होगा, क्योंकि गहना सिर्फ बेटी को ही दी जाती और जमीन जायदाद बेटे को दी जाती। इसीलिए उसे बिना पता चले ही तुरंत यह सब एक डॉक्टर को उसे ठीक करने के लिए बुलाते, जिससे गाँव वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह सबको अचानक क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तो यह सब इसका मरने का इंतजार कर रहे थे और अब उसे ठीक करने में लगे हैं। और उसके बाद यह सब उसके रूम में गहना ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं, मगर इन सबको उसके रूम में भी गहने नहीं मिलते हैं, जिससे वह सब बाहर और कई जगह पर गहना को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, मगर बेशक इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, जिससे यह सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। जिससे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद बाहर से एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जो वह डॉक्टर आदमियों का हाथों को देखते ही उसे पता चल जाता था कि वह क्या बोल रही है, मगर इधर इन सबके जीजा को उन सब पर थोड़ा शक करने लगा था। उसके बाद यह डॉक्टर पवनताई की हाथों को देखकर उसे थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि आखिर वह क्या बोल रही है। इसके बाद इन सबको बताता है कि तुम्हारी माँ यह बताने की कोशिश कर रही है कि तुम तीनों के लिए महंगी और कीमती सामान छुपा के रखी है, मगर उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ छुपाई है, जिससे इन सबको तो पता चल चुका था कि उसकी माँ क्या बोल रही है, मगर सोना कहाँ ढूंढना है वह इन सबको पता नहीं था। तभी अचानक से पवनताई की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे यह लोग तुरंत एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। और जैसे डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो इन सबसे पूछता है कि आखिर यह कितने दिनों से बीमार है, तो यह सब उसे बताते हैं कि वह 3 दिनों से बीमार, जिससे डॉक्टर इन सभी को डांटते हुए कहता है इतना दिन से बीमार है और अब तुम लोग आज ले आए और थोड़ा देरी होती तो तुम्हारी माँ मर भी सकती थी। अब यह लोग बहुत ही खुश थे कि अब हमारी माँ अब बच जाएगी, मगर जब बिल भरने की बारी आई तो यह लोग इन सबको बताते हैं कि बिल 50,000 हो गया है, जिससे यह लोग दंग रह जाते हैं। मगर यह लोग जानते थे कि अगर माँ ठीक हो गई तो हम सबका सारा पैसा वापस आ जाएगा, इसीलिए यह लोग किसी भी तरह पैसा जुगाड़ करके बिल जमा कर देते हैं। और इधर उनकी बीवियां भी अपने सारे गहने उसको बचाने के लिए गिरवी रख चुके थे, मगर इधर नेहरू सोच सोच के परेशान हो जा रहा था, आखिर मेरे साले लोग अचानक से उन सबको क्या हो गया। कल तक अपनी माँ से दूर भाग रहे थे और अब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर तभी एक दिन नेहरू का लड़का मक्खन को गहने लेते हुए देख लेता है, जिससे तुरंत अपने पापा को फोन करके कहता है कि घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, और वह उसे मक्खन का पता बता देता है, जिससे तुरंत उसके पिताजी मक्खन के पास पहुंच जाता है। और वहां जाते ही उसे समझ आ जाता है कि यह लोग सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जिससे नेहरू मक्खन से कहता है कि मुझे सच सच बताना कि आखिर मेरे साले लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। तो मक्खन उसे सारा कुछ बता देता है और यह सुनते ही नेहरू शोक में पड़ जाता है। अब नेहरू जान चुका था कि उसके सासू माँ ने 160 तोला सोना खरीद के रखा है, जिससे नेहरू मक्खन से कहता है कि अब मेरे सालों को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुमने मुझे ये सच बता दिया है और आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और जो भी वह लोग करेंगे मुझे तुरंत बता देना। और इधर उन सबकी माँ अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, इसीलिए डॉक्टर इन सबको बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, तभी वह ठीक होगी और उसके लिए 5 लाख लगेंगे। ये सुनते ही यह तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, इसीलिए यह तीनों डॉक्टर से कहते हैं कि अब हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं, इसीलिए अब हमारी माँ को डिस्चार्ज कर दो, हम उसे घर ले जाएंगे। जिससे तुरंत मक्खन नेहरू को फोन करके कहता है कि
तुम्हारे साले लोग तुम्हारे सासू माँ को बिना ठीक हुए ही डिस्चार्ज करके घर ले जाने वाले हैं, क्योंकि अब उसको ठीक करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जिससे नेहरू मक्खन को समझाने की कोशिश करता है कि उन सबको कहना कि उसे डिस्चार्ज ना करें, जितना पैसा लग रहा है मैं देता, क्योंकि यह जानता था कि अगर वह ठीक हो गई तो सारा सोना मेरा ही होगा। अब अस्पताल में पैसा जमा करते ही पवना ताई की ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद पवना ताई अब ठीक हो चुकी थी, जिससे यह तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हमारा सोना मिल जाएगा। जिससे तुरंत यह तीनों अपनी माँ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब तुम बेहोश होकर गिरी थी तो हाथ से इशारों करके हम सबको क्या बताना चाहती थी।